देखिए, अध्याय 16 शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता का आज। ये जो अध्याय 16 है आपका मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है अध्याय 16। ये जो अध्याय है आपका अध्याय 16 संहिता का जो है सबसे बड़ा जो है अध्याय है। संहिता का कैसा है, सबसे बड़ा अध्याय। ये भी आपको याद रखना है। अध्याय 16 कैसे संबंधित है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। ठीक, इसमें सबसे पहली जो धारा है वो है, ये कहां से कहां तक आता है ये भी देख लें। ये जो चैप्टर है 299 से 277 तक जाता है। 299 से लेके 277 तक, 278 से चोरी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 299 से लेके 278 तक जो है ये जो है चैप्टर आपका जाता है। और संहिता का सबसे बड़ा जो है चैप्टर है, लगभग 100 धाराएं हो जाती है इसमें। अब देखिए 299 सेक्शन 299 सबसे पहले 299 जो है आपकी आपराधिक मानव वध की जो है इसमें परिभाषा दे रखी है। आपराधिक मानव वध, मानव वध, तो आपराधिक मानव वध की जो है परिभाषा कहाँ दे रखी है, 299 में दे रखी है। ये आपको याद रखना। तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसमें। परिभाषा कहती है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना जाना संभव हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि वह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। तो आपराधिक मानव वध करने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। सबसे पहले तो करने का क्या होना चाहिए, आशय। क्या होना चाहिए, मृत्यु का आशय। और मृत्यु किसकी, मानव की मृत्यु। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। दूसरा ये है, कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय, जिस मृत्यु करने का आशय। दूसरी होना चाहिए संभावना, संभावना। संभावना किसकी होना चाहिए, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु हो सकती। तो कोई भी क्षति, क्षति की संभावना, क्षति कैसी संभावना होना चाहिए, कोई भी शारीरिक क्षति, शारीरिक क्षति, शारीरिक जो है क्षति करने की संभावना होनी चाहिए। और शारीरिक क्षति कैसी होनी चाहिए, जिससे आप जानते हो कि उसकी मृत्यु हो सकती। तो कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि पहला आशय जरूरी है, दूसरा संभावना, तीसरा जो है ज्ञान। क्या ज्ञान होना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती। तो ये 3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, आशय, संभावना, ज्ञान। ठीक है, तो आशय किसका होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का, स्वाभाविक सी बात है। और संभावना कैसी होनी चाहिए, कोई भी शारीरिक क्षति जो आप चोट पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, वो इस प्रकार की है कि हाँ उससे मृत्यु किसी व्यक्ति की हो सकती है। या आप जो काम कर रहे हैं, जो एक्ट आप कर रहे हैं, आप जानते हो या ज्ञान रखते हो कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा जो कार्य होते हैं वो आपराधिक मानव वध कहलाते हैं। तो 3 चीजें आपराधिक मानव वध के लिए आवश्यक है, आशय, संभावना और ज्ञान। बस इतना याद रखना है। आशय है तो भी आपराधिक मानव वध हो सकता है, संभावना और ज्ञान तो भी जो है आपराधिक मानव वध की जो है परिभाषा में आ सकता है। मृत्यु का आपकी परिभाषा में आपने पढ़ा है, वही अर्थ यहाँ लगाया जाएगा। मृत्यु का अर्थ है यहाँ मानव की मृत्यु से, किसी जीव की मृत्यु से अर्थ नहीं है। मृत्यु का अर्थ किससे लगाया गया है, मानव की मृत्यु से जो है लगाया गया है। ठीक है, इसमें फिर एक स्पष्टीकरण दे रखा है, तीसरा जो स्पष्टीकरण, पहले स्पष्टीकरण देखेंगे इसका, तीसरा वाला जो स्पष्टीकरण है वो तीसरा स्पष्टीकरण है, वो इसी के साथ पढ़ना है। तीसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है, तीसरा स्पष्टीकरण कहता है इसका कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं होता। जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं होता, बल्कि वो गर्भपात कारित करने का अपराध होता है। गर्भस्थ शिशु की मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करता है तो वो मानव वध ना होकर क्या बनता है, गर्भपात कारित करने का जो है अपराध बनता है।
लेकिन इसी में लिखा है कि अगर किसी गर्भस्थ शिशु के शरीर का कोई भाग बाहर निकल आता है और फिर उसकी मृत्यु की जाती है तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकता है, भले ही शिशु ने जो है सांस न ली। अगर शरीर का भाग बाहर निकल आता है, कोई भी भाग, अगर शरीर का भाग बाहर आता है, निकल आता है, तो फिर ऐसा जो आप करते हो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकता, भले ही शिशु ने जो है सांस ना ली, जरूरी नहीं कि सांस ली। तो शरीर का कोई भी भाग अगर बाहर निकला आता है शरीर शिशु का और उसके बाद अगर आप उसकी जो है हत्या करते हो तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये वाला इसका जो स्पष्टीकरण है इसके साथ जो है आपको याद रखना है। पहला स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं इसका क्या कहता है। पहला स्पष्टीकरण कहता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विकार रोग या अंग शैथिल से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो मृत्यु करता है, यह समझा जाएगा। मतलब अगर आप जानते हो कि कोई व्यक्ति जो है किसी बीमारी से ग्रस्त है और फिर आप उसकी मृत्यु कारित कर देते हो तो माना जाएगा कि आपने उसकी मृत्यु कारित की है। ठीक है, दूसरा स्पष्टीकरण कहता है जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उपचार और कौशलतापूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती है। कह रहा है कि अगर क्षति के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी उसे मृत्यु ही माना जाएगा, भले ही वो बच सकता हो, उसका इलाज हो जाता तो बच जाता, तो भी उसको जो है मृत्यु ही माना जाएगा। ठीक है, तो सदोष मानव वध के गठन करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य या लोप का किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी कार्य या लोप जिससे मृत्यु कारित हो जाए सदोष मानव वध कहलाता है। तो कोई भी कार्य या लोप जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है सदोष मानव वध है, उसके लिए कोई विशेष जो है या विशिष्ट जो है कार्य लोप का किया जाना आवश्यक नहीं है। अब मृत्यु जो है कई तरीकों से कारित की जा सकती है, चाहे आप विष दे के कर लो, चाहे भूखा रखकर कर लो, चाहे पानी में डुबा कर लो, नसें काट दो किसी की, मार पीट कर दो, कई तरीके से मृत्यु जो है कारित की जा सकती है। तो तीन फैक्ट जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आशय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और सद्भाव और संभावना होनी चाहिए मृत्यु कारित करने की। फिर इसमें जो है कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इसमें जो है कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला लेख रखा है, हाँ एक चीज और देखना है आपको कि सदोष मानव वध के प्रकार। सदोष मानव वध भी दो प्रकार का होता है। सदोष मानव वध कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक मिनट, सदोष मानव वध कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। ठीक है, तो सदोष मानव वध दो प्रकार के होते हैं। पहला कैसा होता है? सदोष मानव वध जो हत्या है, सदोष मानव वध, सदोष, एक मिनट, मानव वध जो हत्या है, यानी ऐसा सदोष मानव वध जो हत्या की कोटि में आता है। दूसरा सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है, सदोष मानव वध जो हत्या नहीं। ठीक है, तो सदोष मानव वध दो प्रकार का होता है, एक तो जो हत्या की कैटेगरी में आता है और दूसरा जो हत्या नहीं है। ठीक है, ये मामले की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कौन सा हत्या की कोटि में आता है और कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो हत्या की कोटि में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है। क्वेश्चन आता है, हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है, लेकिन सदोष मानव वध हमेशा हत्या नहीं होता। हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है, मानव वध होती है। इसी का उल्टा कह सकते हैं कि सदोष मानव वध हमेशा हत्या नहीं होता, या कह सकते हैं कि हत्या में सदोष मानव वध शामिल है। ठीक है, हत्या में सदोष मानव वध शामिल है, लेकिन सदोष मानव वध में हत्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है। अगर किसी की हत्या होती है तो सबसे पहले ये मान के चले सदोष मानव वध तो है ही है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि सदोष मानव वध हुआ हो तो उस व्यक्ति की हत्या ही हुई हो, मतलब वो हत्या की कैटेगरी में आता हो, जरूरी नहीं है। ठीक है,
उसके लिए जरूरी नहीं है। तो हत्या हमेशा सदोष मानव वध होती है, लेकिन सदोष मानव वध हमेशा हत्या नहीं होता। ठीक है, ये भी चीज याद रखना है। सदोष मानव वध जो हत्या है दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो हत्या की कैटेगरी में आता है और दूसरा सदोष मानव जो हत्या में नहीं आता। तो आपको वैसे देखा जाए, एक्चुअली अगर अपन देखें, वैसे एक्ट की बात ना करें, अगर देखें मोटे तौर पे दोनों ही हत्या है, दोनों ही में मानव मर है, बस इनको दो भागों में बांट दिया गया और कुछ नहीं है। हत्या सदोष मानव वध में, आपराधिक मानव वध और हत्या में कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि भाई कि किसी में कोई दिक्कत वो मतलब आ रहा हो कि मानव नहीं मर रहा हो, दोनों में मानव मर रहे, दोनों में इंसानों की जान जा रही, लेकिन थोड़ा सा सजा का अंतर आ जाता है बस। वहां गंभीरता के हिसाब से सजा हो जाती है, या कह लीजिए कि हत्या क्या है, मानव वध का ही गंभीर रूप है। अगर आपसे अगर पूछें तो ये कह सकते हैं कि हत्या क्या है, हत्या भी सदोष मानव वध का एक गंभीर रूप है। बस इतना कह सकते हैं कि हत्या क्या है, गंभीर रूप हो जाती है, सदोष मानव वध का ही एक गंभीर रूप है जिसमें सजा थोड़ी सी ज्यादा होती है। बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसमें। पहला कहता है, कहा एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो, या यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मर जाता है। कहानी आपराधिक मानव वध का अपराध क्या है? क्या कह रहा है कि भाई आपने गड्ढा खोदा, अब गड्ढे पे लकड़ी वगैरह बिछा दी, एक साथ समतल कर दिया कि सामने वाला पड़ोसी आएगा, वो चलेगा और वो भैया गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, या आपको ज्ञान है कि भाई गिरेगा तो हो सकता है मृत्यु हो जाए, उसकी संभावना है ना। तो ये कह रहा है इस पर तो दूसरा व्यक्ति जिसके लिए आपने गड्ढे पे घास बिछाई थी वो चलता है, वो ये सोचता है कि भूमि सही है, वो गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि यहाँ हत्या का अपराध न बन के कौन सा अपराध बनेगा, आपराधिक मानव वध का अपराध बनेगा। क्योंकि आप क्या रखते थे, या तो आपको पता था, संभावना जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ज्ञान रखते थे, इसीलिए इसमें अपना पढ़े ना 3 फैक्ट, तो उसमें से आ रहे हैं, या तो ज्ञान था, आपको ज्ञान था कि भाई कोई भी गिर सकता है, चोट लग सकती है, चोट लग के वो मर भी सकता है, इसीलिए ये अपराध कैसा बनेगा, आपराधिक मानव वध का अपराध बनेगा। ऐसे ही झाड़ी वाला उदाहरण है, ये तीनों इलस्ट्रेशन इसके महत्वपूर्ण है। का यह जानता है कि या झाड़ी के पीछे, का नहीं जानता कि या मृत्यु कारित करने के आशय से, कुल मिला के ये कह रहा है कि झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति छुपा होता है, एक दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जानता है कि झाड़ी के पीछे, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। वो जो दूसरा व्यक्ति जो है जानता है, वो जो व्यक्ति जो है पहले वाला जो नहीं जानता, उससे कहता है कि भाई झाड़ी के पीछे कोई है, मतलब शिकार वगैरह करते हैं, गोली चलाई, उसको गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो जिसने गोली चलाई है ये कह रहा है कि वो झाड़ी के जानते हुए कि उसने या को मृत्यु कारित होना संभव है, खा को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है, घा गोली चलाता है और या मर जाता है। यहाँ यह हो सकता है कि खा किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु का ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। जो दूसरा व्यक्ति है उसने कौन सा अपराध किया है, आपराधिक मानव वध का। जो गोली चला रहा है वो इसलिए किसी अपराध का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था, लेकिन जो गोली चलवा रहा है, जो जानता है कि झोड़ी के पीछे छुपा है, तो वो आपराधिक मानव वध का यहाँ दोषी होगा। अब आपराधिक मानव वध का दोषी इसलिए है कि वो दूसरों के माध्यम से करा रहा है, वो कहेगा मैंने करे ही नहीं ये सब, तो वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। तीसरा कहता है, का एक मुर्गे को मार डालने के आशय से उसे चुरा लेता है, चुराने के आशय से गोली चलाता है। खास जो एक झाड़ी के पीछे चाहिए, एक मुर्गे वाला उदाहरण भी आता है कि आप मुर्गे को चुराने के लिए गोली चलाते हो और गोली जो है मुर्गे को ना लगकर उस व्यक्ति को लग जाती, किंतु का यह नहीं जानता है। वहां यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करने का जिससे मृत्यु कारित होना संभव है या मृत्यु कारित होने का नहीं। तो यहाँ चूंकि हो सकता है कि जो मुर्गे मारने के लिए जो काम कर रहा है वो विधि विरुद्ध, भाई मुर्गे को गोली से कौन मारता है, तो इसलिए वो कह सकते हैं विधि विरुद्ध कार्य तो हो सकता है उसका, लेकिन जो है आपराधिक मानव वध का वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसका कोई जो है आशय था और ना ही उसको इस बात का कोई ज्ञान था कि पीछे कोई झाड़ी के छुपा है। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण इसलिए बताए कि इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं, याद रखना। 2 उदाहरण तो कह रहा है कि कोई दोषी नहीं है, ठीक है, वो पहला उदाहरण में जो है आपराधिक मानव वध का दोषी है। तो अच्छे से इन उदाहरणों को पढ़ना है बिल्कुल बार बार, ये जैसे कि तैसे उठा के रखे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, जैसे कि तैसे ये उदाहरण जो है आपके और रखे जाएंगे। अब इसमें कुछ केस है, एक केस था बासप्पा बनाम राज 1960 का, हालांकि ये केस पूछा नहीं जाएगा, इसका फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट जरूर है।
फैक्ट क्या था इसमें कि जहां की मृतक पर उन शत्रुओं ने छत पर हमला करके खतरनाक हथियार से 2-3 घाव कर दिए। मतलब भीड़ भाड़ हो गई, शत्रु थे छत पर पहुंच गए और उन्होंने जो शत्रु था उसको मारा, 2-3 घाव हुए। वो डर के वो क्या किया, वो व्यक्ति छत से नीचे कूद आया बचने के लिए। जैसे आपकी छत पे आप अकेले हो, घर से नीचे से कुंडी लगा दिया, आप छत पे लोग 2-4 लोग घुस गए और आपसे मारपीट किया, ऊपर आपको घाव भी दिए और आप बचने के चक्कर में, आपका 2-3 मंजिला ऊपर का घर है, आप कूद गए और नीचे मृत्यु हो गई। तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को जो उसे चोट को आरिच कर रहे थे, उन्हें काय का दोषी माना जाएगा? हत्या का क्या अपराध? आपराधिक मानव वध का। क्या आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा? क्यों माना जाएगा? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो वो कार्य कर रहे थे वो इतना तो ज्ञान रखते थे कि कोई भी व्यक्ति बचने के लिए कूदेगा, कूद के हो सकता है कि उसकी मृत्यु, भले ही आपका आशय ना हो, लेकिन आपका ज्ञान तो था, आपको इस बात का ज्ञान था कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कूदेगा और कूद के उसकी मृत्यु हो सकती। तो ऐसे लोगों को काय का दोषी माना गया, क्योंकि मृत्यु का तो नहीं माना जा सकता, मृत्यु हो गई, वहां अभियुक्तों को काय का दोषी माना गया? आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया, क्योंकि उनके जो कार्य था, उनके कार्य के परिणाम स्वरूप ही उसकी जो है मृत्यु कारित हुई थी। अगर आप उसे मारते पीटते नहीं तो वो कूदता भी नहीं। ऐसा ही एक और उदाहरण है कि इसमें भी जो है एक व्यक्ति को जो लोग बाग जो है 15-20 लोग जो है मार रहे थे, वो दौड़ता दौड़ता गया और कुएं में छलांग लगा दिया उसने, कुएं में छलांग लगा के वो डूब के जो है मर गया। तो यहाँ भी जो है जो लोग पीछे दौड़ रहे थे उनको आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि उनके कार्य के परिणाम स्वरूप ही बेचारा अपने को बचाने के लिए कुएं में कूदा था और जिसमें डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार के उदाहरण आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। अब देखिए आगे, यह परिभाषा थी सदोष मानव वध की। अब देखिए हत्या की। अब हत्या है सेक्शन 300 में। 300 में काय की परिभाषा है? हत्या की। आपराधिक मानव वध की 299 में और 300 में हत्या की। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा ये कह रहा है कि जो बताई गई दशाएं हैं उनको छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या होता है। ठीक है। जो नीचे दशाएं बताई गई हैं उनको छोड़ करके जो है आपराधिक मानव वध हत्या की कोटि में आता है। तो ये कहता है हत्या सदोष मानव वध का ही क्या है, एक प्रकार। इससे समझ में आता है कि हत्या क्या है? सदोष मानव वध का प्रकार है। अर्थात प्रत्येक हत्या जो है सदोष मानव वध है, किंतु प्रत्येक सदोष मानव वध हत्या नहीं है। ये बात क्लियर हो गई इधर से। अब धारा 300 में जो है 4 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब कोई सदोष मानव वध हत्या होता है। 4 प्रकार की परिस्थितियां बताई गई। इन 4 प्रकार की परिस्थितियों में जो है सदोष मानव वध काय में बदल जाता है? हत्या में बदल जाता है। काय में बदल जाता है? हत्या में। 4 प्रकार हैं, उन 4 प्रकारों में अगर आता है सदोष मानव वध तो वो हत्या माना जाता है। तो 4 प्रकार जो है एक मिनट। पहला कहता है मृत्यु कारित करने के आशय से। पहला क्या है? मृत्यु कारित करने का आशय। पहला ही है मृत्यु कारित करने का आशय। अगर आप मृत्यु कारित करने के आशय से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं तो वो हत्या की कोटि में आ सकता है। उदाहरण के लिए या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है। आप मृत्यु कारित करने का आशय और आप गोली चला रहे हो उस पर, आप मारना चाहते हो, गोली चला रहे हो, तो ये क्या है? ये हत्या है। आपने कहा कि सामने वाले को मारना है, आपने अपनी पिस्टल निकाली और उसको गोली मार दी, तो ये क्या है? हत्या है। क्या अपराध में पान? ये आप हत्या है। क्यों हत्या है? क्योंकि यहाँ आपका आशय और आप वो कर रहे हो। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना हो एवं अभियुक्त को भी ऐसी संभावना का ज्ञान हो। दूसरा है संभावना। मृत्यु कारित करने की क्या होना चाहिए? संभावना होनी चाहिए। अगर आप जानते हो कि जो कार्य आप कर रहे हो उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या ऐसी कोई शारीरिक क्षति कारित कर रहे हो और इस चीज का आपको ज्ञान भी हो उस संभावना का कि इससे क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। संभावना का भी क्या होना चाहिए? ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है।
तो आप जानते हो कि जो भी कार्य आप कर रहे हो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसा कार्य भी जो है क्या माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण लिखा है, का यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि एक ही प्रहार से उसकी मृत्यु। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि अगर आपका एक ही प्रहार हुआ उस पे और आपके एक ही प्रहार से वो क्या हो सकता है, मर सकता है, और आप उसके उसी जगह पे क्या करते हो, प्रहार करते हो, तो ये आपराधिक मानव वध ना होकर क्या होगा, हत्या होगी। क्योंकि आपको संभावना है, आपको ज्ञान है कि ये फलाना व्यक्ति फलानी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और केवल एक घूंसे के मारने से ही मर जाएगा, और आपने उसको एक घूसा मारा, तो ये क्या होगा, ये हत्या होगा। तीसरा कहता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। देखिए ये तो आपको आपराधिक मानव वध में भी मिलेगी दो फैक्ट। ये कह रहा है संभावना कि जो क्षति आप पहुंचा रहे हैं किसी व्यक्ति को, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। मतलब जितनी भी आप क्षति पहुंचा रहे हैं, आप जानते हैं कि भाई इस क्षति से आदमी की मृत्यु होना संभव है, मर ही जाएगा, संभावना प्रबल है, कुल मिला के प्रबलता है इसमें, तो संभावना की प्रबलता है इसमें। तो अगर ऐसा कोई आप कार्य करते हैं तो क्या माना जाता है कि आप हत्या करते हैं। आपराधिक मानव वध में और हत्या में मूल अंतर यही है, संभावना का, कि जो कार्य कर रहे हैं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो भी काम कर रहे हैं उससे आप जानते हैं कि उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कैसे हो सकती है, मान लीजिए या को तलवार या लाठी से ऐसा घाव का साहस करता है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो ये माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति की क्या की, मृत्यु कारित की। अब आप किसी व्यक्ति को तलवार से मारते हो या ऐसा घाव कर देते हो कि वो मर जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, तलवार से काटोगे वो मरेगा। तो ऐसा जो कृत्य आप करते हो, क्योंकि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, तो ऐसा कृत्य क्या माना जाएगा, ऐसा कृत्य हत्या माना जाएगा। कुल मिला के आपकी कृत्य की गंभीरता की बात कह रहा है कि जो भी कृत्य आप करो वो इतना गंभीर है, इतना आसन संकट है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चौथा कहता है बिना किसी उचित प्रति हेतु के किया गया हो तथा वह यह ज्ञान रहा हो कि वह इतना आसन संकट है कि तत्काल यानी तत्काल खतरनाक है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होना पूर्ण संभव है। तो चौथा कहता है किसी उचित प्रति हेतु के बिना, प्रति हेतु के बिना, बगैर किसी चीज के, प्रति हेतु के बिना, प्रति हेतु के बिना कैसा कार्य किया है आपने, ऐसा कार्य किया है या इतना आसन संकट है, इतना आसन संकट है, सीधा लिख देते हैं, इतना आसन संकट है, या लिख लीजिए इतना खतरनाक है। मतलब जो कार्य आप कर रहे हो या तो इतना आसन संकट है या इतना खतरनाक किस्म का है, बगैर प्रति हेतु के, बगैर किसी चीज के आप कर रहे हो, इतना खतरनाक काम आप कर रहे हो, क्या होता है कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती, मतलब खतरनाक। इसका क्या उदाहरण, इसका उदाहरण यही है कि मान लो बगैर प्रति हेतु के, कोई कोई मकसद नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई प्रति हेतु नहीं, लेकिन आपका जो कार्य है वो इतना खतरनाक प्रकृति का है कि सामने वाले की मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो ये दो फैक्ट इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण, हत्या को पहचानने के लिए दो तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त होना चाहिए मृत्यु कारित करने के लिए, और दूसरा जो आपका काम है इतना खतरनाक होना चाहिए, भले ही आपका प्रति हेतु हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चौथा याद रखना, ये अलग से भी पूछा जाता है, प्रति हेतु के बिना। ऐसा हत्या जो है बगैर प्रति हेतु के बिना, आप सामान्यतः आप पढ़ोगे तो हर जगह आपको यही बताया जाता है, बोले आज से जरूरी, आज से जरूरी, आज से जरूरी, लेकिन ये बगैर आशय के है। चौथा जो है ये बगैर आशय के, यहाँ आशय वाशय कुछ नहीं, लेकिन आपका काम इतना खतरनाक है कि वो हत्या करने के लिए पर्याप्त है, यहाँ कोई आशय नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। ठीक है,
आशय वगैरह नहीं है आपका, हत्या कारित करने का आशय नहीं। एक भीड़ आ रही थी, आपने उसको तोप का गोला दाग दिया बगैर आशय के, कोई आशय नहीं था, तोप का गोला दाग दिया कि फलाना व्यक्ति की मृत्यु कारित हो, ऐसा कुछ नहीं किया आपने, तोप का गोला दाग दिया, वो मर गए, तो क्या हुआ, यहाँ हत्या होगी। यहाँ कौन सा अपराध बनेगा, हत्या का अपराध बनेगा। तो ये चौथा जो है इसका, ये भी याद रखना, चौथा जो खंड है ये बगैर आशय की हत्या है। ये पूछा जाता है कि बगैर आशय की हत्या कहाँ है, यही है 300 का जो चौथा दिया गया है, चौथा जो इसका क्लॉज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो ये कब क्या है, चौथा, यदि कोई कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हूं कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिक संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी सारी क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना, बगैर किसी प्रतिहेतु को करता है, तो ये क्या माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। तो ये 4 प्रकार हैं, इसमें जो है आपका आपराधिक मानव वध जो है हत्या में बदल जाता है। पहला तो आशय होना चाहिए, मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। दूसरा संभावना या ज्ञान होना चाहिए। तीसरा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चौथा बगैर प्रतिहेतु के इतना खतरनाक या आसन संकट होना चाहिए कि सामने वाले की मृत्यु कारित कर दे। तो क्या माना जाएगा कि ये ऐसा जो है कार्य आपने जो करके किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो वो क्या है, वो हत्या है। किसी व्यक्ति को मारा है तो वो क्या है, हत्या है। फिर इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे उदाहरण आपको देखने, मैंने जो बीच में बताए ये आपको पढ़ने सभी आते हैं, एक भी इलस्ट्रेशन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है ना। तो सारे इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने हैं। इसमें पहला कहता है या को मार डालने के आशय से गोली चलाता, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, ये क्या है, हत्या है। दूसरा कहता है कि जानते हुए रोगग्रस्त है, संभावना है कि भाई उसको मारोगे मृत्यु हो जाएगी, तो ये भी हत्या है। तीसरा कहता है तलवार से लाठी से उस पर घाव करता है, तो ये भी हत्या है। चौथा कहता है प्रति हेतु के बिना भीड़ पर गोली चला देता है, तो ये भी हत्या है। अब इसमें कुछ अपवाद दे रखे हैं, आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है, इसमें कुछ अपवाद दे रखे हैं जब बताया गया कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता। तो ये 4 वजह हैं जब आपराधिक मानव वध हत्या होता है। फिर इसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं जब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता है, ठीक है। तो कुल 7 प्रकार बताए गए हैं लगभग, जिसमें बता दिया गया कुल मिला के लगभग 7 प्रकार ही हैं। अगर देखेंगे कितने अपवाद, 2 3 4 4 अपवाद हैं, वैसे 5 अपवाद हैं इसमें, ठीक है, 5 अपवाद हैं, 5 प्रकार के जो है अपवाद हैं जिसमें बताया गया कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। कितने अपवाद बताए गए हैं, 5 अपवाद बताए गए हैं जब आपराधिक मानव वध को जो है हत्या नहीं माना जाएगा। देखिए पहला अपवाद कहता है आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं, ये कह रहा है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया। कहता है आत्मनियंत्रण की शक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के द्वारा, कुल मिला के प्रकोपन में अगर आप करते हो तो हत्या नहीं माना जाएगा, फिर वो क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा। सीधा शब्द लिख लें प्रकोपन। अगर प्रकोपन, और प्रकोपन भी कैसा होना चाहिए, गंभीर और अचानक, अपने आप में नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने आप में प्रकोपित हो गया, अपने आप में क्रोधित हो गया, खुद ने गुस्सा दिलाया और सामने वाले ने डिफेंस करा और बोले में क्रोध आ गया, आप सामने वाले की नाक खींची, उसने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको क्या हो गया, आपको क्रोध आ गया और आपने उसकी हत्या कर दी, और आप कह रहे हो कि भाई हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध हो सकता है, तो वही हत्या ही होगा फिर तो। प्रकोपन स्वेच्छा नहीं होना चाहिए, कि आपके किसी कृत्य के द्वारा नहीं होना चाहिए, लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचानक होना चाहिए, बगैर, प्रकोपन का मतलब ही होता है अचानक आना। कोई ऐसा कार्य सामने वाले ने किया कि आपको तीव्र आवेश आ गया और उस आवेश में आपने किसी की हत्या कर दी। तो इस आवेश में अगर आपने किसी व्यक्ति की हत्या की है, क्योंकि वहां कोई चिंतन वगैरह तो होता नहीं, आशय वगैरह तो होता नहीं, तो ऐसे कृत्य का परिणाम आपराधिक मानव वध होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रकोपन स्वेच्छा है, लोक सेवक के विरुद्ध है, स्वेच्छा का मतलब यही है कि किसी की नाक खींची, किसी को चिढ़ाया आपने, उसने आप अपना डिफेंस किया और आपको गुस्सा आ गया और आपने हत्या कर दी उसकी, तो फिर हत्या ही माना जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा नहीं होना चाहिए, और दूसरा लोक सेवक वगैरह के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला अपवाद वही लिखा है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या हानि करने के लिए अपराधी के द्वारा प्रतिहेतु के रूप में नहीं होना चाहिए।
दूसरा, प्रकोपन ऐसी बात द्वारा नहीं किया गया हो जो लोक सेवक द्वारा या जो है लोक सेवक द्वारा जो है विधि का जो वो कार्य कर रहा है, शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के विरुद्ध में आपको जो है कोई जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब सामने उदाहरण दिए ना कि आपने नाक खींची, वो प्राइवेट डिफेंस कर रहा है अपना, आप ही ने उसको उकसाया और वो अपना डिफेंस कर रहा है और आपने मार दिया, तो भी नहीं मिलेगा आपको इसका बचाव। अब बात आती कि प्रकोपन इतना गंभीर या अचानक था या नहीं कि वो हत्या की कोटि को जो है आपराधिक मानव वध में डाल दे या आपराधिक मानव वध को हत्या की कोटि में डाल दे, दोनों ही बातें हैं। तो ये तथ्य का प्रश्न है, इसका निर्धारण कौन करता है? न्यायालय करेगा कि आपको वो जो है इसका लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या वो आपराधिक मानव वध में जाएगा कि हत्या में जाएगा, और प्रकोपन कैसा था, अचानक था या नहीं था, ये तथ्य का प्रश्न है, इसका निर्धारण न्यायालय करेगा। उदाहरण दे रखे हैं इसमें, उदाहरण दे रखे हैं। पहला दे रखा है भाई, देखिए दो तीन उदाहरण, एक आध उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण जो आ चुके हैं, कह रहा है का मां पर गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, का इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल चलाता है, जिससे ना तो उसका आशय या का जो समीप है किंतु दृष्टि से बाहर वध करने का है, और ना वह यह जानता है कि संभव है कि वह या का वध कर दे। का या का वध करता है, का ने हत्या नहीं की किंतु आपराधिक मानव वध किया। मतलब किसी व्यक्ति ने आपको प्रकोपन दिलाया, उस प्रकोपन से आपको तीव्र आवेश आ गया और आपने अपनी पिस्टल निकाल ली, आपने अपनी पिस्टल निकाली और आपने पिस्टल चलाई। वो पिस्टल जिस व्यक्ति को मारना चाहते थे उसको ना लग के किसी अन्य व्यक्ति को लगी जो आपकी दृष्टि से बाहर था। तो यहाँ कौन सा अपराध बना? यहाँ जो है आपराधिक मानव वध का अपराध बना। ठीक, अब इस उदाहरण को मैं दोबारा से एक चीज और समझाना चाहूंगा। ये उदाहरण दोनों तरीके से आता है, एक हत्या में भी अगर हम इसको करें और आपराधिक मानव वध में, तो यहाँ दिक्कत बच्चों को यही होती है कि कब वो आपराधिक मानव वध लगाएं, कब हत्या लगाएं, है ना। तो याद रखें कि जैसे कि अभी जो प्रकोपन, चूंकि वो जैसे मैंने आपको उकसाया, आपने पिस्टल निकाली, हमारे ऊपर पिस्टल चलाने की कोशिश करी, चूंकि आप प्रकोपन में काम कर रहे हैं, है ना। आप जब प्रकोपन में काम कर रहे हैं तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर प्रकोपन में काम किया जाए तो हत्या नहीं होता, आपराधिक मानव वध होता है। चाहे आप सामने वाले की मृत्यु की कारित करें या जो व्यक्ति दृष्टि से बाहर है उसकी मृत्यु कारित करें, तो वो आपराधिक मानव वध ही होगा। लेकिन अगर इसको उल्टा करा जाए या इसको ये समझा जाए कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहते थे, अगर वो अपराध हत्या की कोटि में आता है, बगैर प्रति हेतु के आपने किसी पे पिस्टल निकाली, वो मार रहे हैं उसको, और वो कार जो हत्या की कोटि में आता है, अब मान लो आपको जो सामने वाले व्यक्ति को गोली लगना चाहिए थी, ना लग के वो किसी और को लग गई, और आपका काम क्या, आपका कृत्य क्या है, अगर वो सामने वाले में लगती तो हत्या होता। तो जो बगैर आपकी दृष्टि में है उसको लगती है तो भी वो हत्या ही होगा, तो भी वो वहां हत्या माना जाएगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जिस पर आप गोली चला रहे हो उसके बारे में क्या होता है। अगर प्रकोपन में काम कर रहे थे और अगर ये को गोली लगती है, अगर ये आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, तो जिस जो दृष्टि से बाहर व्यक्ति था वो भी आपराधिक मानव, तब भी आप आपराधिक मानव वध के दोषी हैं। अगर आप इस पर गोली चला रहे हो और वो हत्या की कोटि में आने वाला अपराध है, और अगर दृष्टि से बाहर किसी व्यक्ति को लगता है, तो भी फिर वो हत्या ही माना जाएगा, भले ही आपका आसे पासे कुछ ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना, दोनों तरीके से पूछते हैं, तो एक तरीके से हत्या हो जाता है, एक में आपराधिक मानव वध। वो इस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले को जब आप गोली चलाओगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो ये उदाहरण दे रखा है कि प्रकोपन आता है। अब आगे एक उदाहरण और है, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है, या यह कहता है कि वह का के अभिसाक्ष्य पर शब्द तय भी विश्वास नहीं करता, और यह कि कास्त ने शपथ भंग किया, का को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है, वह या का वध कर देता, ये हत्या। ये क्या कह रहा है कि भाई आप मजिस्ट्रेट के सामने गए और उसने कहा कि भैया इसके साक्ष्यों पे मुझे विश्वास, तनक भी विश्वास नहीं, और आपको इस बातों से क्रोध आ जाता है और आप उस मजिस्ट्रेट की हत्या कर देते हो। तो ये क्या है? हत्या है, क्योंकि लोक सेवक है, वो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, है ना, उसके विरुद्ध तो आपको कोई डिफेंस है ही नहीं, तो ये काय का माना जाएगा? हत्या माना जाएगा। एक अगला उदाहरण जो है, जो भी पूछा जाता है, या कि नाक खींचने का प्रयत्न का करता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए का को पकड़ लेता है, परिणाम स्वरूप का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई थी। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में जब कोई बात की जाती है तो वहां भी आपको कोई प्राइवेट जो है, ये जो है बचाव नहीं मिलेगा।
आप किसी की नाक पकड़ोगे तो वो आपको पकड़ेगा ना, डिफेंस करेगा अपना, और आपको क्रोध आ गया इस बात से, आप न्यायालय में तर्क देते हो कि मुझे अचानक क्रोध आ गया था, तो भाई वो अचानक क्रोध इसलिए आ गया था कि वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, आपने उसकी नाक खींची थी, है ना, तो ये भी हत्या है। ऐसे ही है अगला, खा पर या आघात करता है, खा इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, का जो निकट ही खड़ा है, खा के क्रोध का लाभ उठाने और उससे या का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन सिद्धि के लिए दे देता है कि खा उस छुरी से या का वध कर दे। कहा न चाहे केवल आपराधिक मानव कृत किया हो किंतु का हत्या का दोषी। ये कह रहा है कि भी दो लोग लड़ रहे थे आपस में, दूसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वो छुरी पकड़ा देता है, तो ये कह रहा है जो छुरी देने वाला है व्यक्ति है वो तो हो सकता है हत्या का दोषी हो, लेकिन जिसने जिसने छुरी पकड़ाई और जिसने हत्या की है, क्योंकि चूंकि वो प्रकोपन में काम कर रहा था, तो उसका कार्य आपराधिक मानव वध होगा, और जिसने छुरी पकड़ाई है उसका कार्य हत्या होगा। वो प्रकोपन में कार्य कर रहा था, लड़ाई हो गई, अब लड़ाई का फायदा दूसरा व्यक्ति उठा रहा है, उसने छुरी पकड़ा दी, तो जिसने छुरी पकड़ाई वो हत्या का दोषी है, और जिसने हत्या की है मतलब जिसने मारा है व्यक्ति को वो आपराधिक मानव वध का दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि वो प्रकोपन में काम कर रहा है, तो उसका कार्य तो आपराधिक मानव वध है, लेकिन जो जानबूझकर छुरी पकड़ा रहा है उसका कार्य हत्या है। तो ये दोनों याद रखना है। अब देखिए आगे, ये प्रकोपन हो गया आपका अपवाद एक। अब देखिए केस देख लेते हैं, कुछ है इसमें कोई। हाँ, के एम नानावती का केस है इसमें। के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1982। कौन सा केस है इस पर कूपन से संबंधित? के एम नानावती, ये इंपॉर्टेंट केस है। के एम नानावती, एक फिल्म भी बनी थी इस पे, है ना? के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला 1962 का, 1962 का। ये इंपॉर्टेंट केस है। ये काय से संबंधित है? प्रकोपन से संबंधित। ठीक है, प्रकोपन से संबंधित है। इसी में ये बात थी कि प्रकोपन इतना तीव्र या अचानक था या नहीं कि आपको जो है हत्या से निकाल के और आपराधिक मानव वध में रख दे। देखिए फिल्में तो, जो फिल्में बनती ना उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, तर्कों की जो है बना तर्कों के। जी, अच्छा वेब सीरीज का तो नहीं पता, लेकिन एक मूवी जो बनी थी, मतलब तथ्यों के साथ फिल्म वाले अपनी मन से मतलब वो करते हैं, बिल्कुल अपना मन बना देते हैं कि हमको क्या हीरो को हीरो बनाना है तो हीरो ही बनाना है, फिर वो भले ही इतिहास में कुछ भी हुआ हो। ऐसे ही इस फिल्म के साथ कर दिया उन्होंने, इसमें छोड़ दिया उसे। पिक्चर बताई अच्छी, ठीक है, बनाई बढ़िया है, पिक्चर के हिसाब से ठीक है, उसमें छोड़ दिया इसको। इसमें क्या बताया उसको? इसको बता दिया कि वो बाद में आके छूट जाता है, लेकिन असलियत में वो छूटा नहीं था, असलियत में उसे सजा हुई थी। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें असलियत में उसको क्या हुई थी? सजा हुई थी। तो क्या था इसमें? इस फिल्म बनी थी, शायद अक्षय कुमार की फिल्म थी, इसे अक्षय कुमार साहब बनाते हैं, इसी तरीके की फिल्में बनाते हैं अक्षय कुमार साहब। उन्होंने इस तरीके की फिल्म बनाई, उस फिल्म भी ठीक ठाक चली। इसमें जो है, इसमें भी यही तरीके का एक केस था कि जो व्यक्ति था, फौजी था नेवी में, उसकी वाइफ का किसी से अफेयर था, दोस्त से उसके, उसको पता पड़ता है, देख लेता है, क्रोध आता है उसको, क्रोध आता है, प्रकोपन आता है, फिर वो क्या करता है, वो उस पत्नी, जब गुस्सा आता है तो क्या करेगा, वो मारने की कोशिश करने के लिए वो क्या करता है, इतना क्रोध आता है, फिर क्रोध आने के लिए वो क्या करता है, वो जाता है अपने आर्मी कैंप जहां भी उनकी वो रहती यूनिट, वहां जाता है, वहां से पिस्टल उठाता है, पिस्टल उठा के लाता है, लाने के बाद वो जो उसका मित्र था उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, उसकी हत्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। और वो, तो यहाँ न्यायालय ने यही बात कही कि वो प्रकोपन जो था, क्या वो अचानक था? प्रकोपन का अर्थ यहाँ होता है अचानक, सडनली, आज अभी मुझे गुस्सा हो अभी मैं कर दूं, ये तथ्य का प्रश्न होता है।
अब ऐसा नहीं होता है कि प्रकोपन अभी आया और मुझे 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं आपकी हत्या करूं, प्रकोपन आया था 2 घंटे पहले। तो ये सारी चीजें तथ्य की होती है। न्यायालय यहाँ ये देखता है कि प्रकोपन, क्योंकि देखिए कोई भी गुस्सा होता है, तीव्र गुस्सा एक अलग बात होती है। 4 घंटे बाद अगर आप आज गुस्सा आ रहा है, 4 घंटे बाद हो सकता है वो आदमी ठंडा हो जाए, हो भी जाते हैं। तो वो चीज महत्वपूर्ण होती है कि प्रकोपन तीव्र होना चाहिए। तो यहाँ इनको दोषी माना गया, ठीक है, हत्या का दोषी माना गया। तो यही चीज है कि इसमें, इस केस में इसका यही फैक्ट है कि उन्नत प्रकोपन न्यायालय ने माना कि भाई इतना टाइम मिल गया आपको, आप गए 2 घंटा, आए कार से गए, उसके बाद आए फिर आपने उसकी हत्या करी। तो यहाँ जो है न्यायालय ने इनको दोषी माना। के एम नानावती का केस है ये, इंपॉर्टेंट केस है ना। तो इसमें मेन चीज होती है प्रकोपन जो था कितना तीव्र था, और तीव्रता के लिए ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद आप जाओ और फिर वो, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें है, इसके फैक्ट में है। कार्यालय गया था और कार्यालय से क्या करा उसने, मृत्यु कार्य थी। तो यहाँ बचाव नहीं मिला था, इसका फैक्ट यही है कि उसको बचाव नहीं मिला, उसके पति को, या कह लीजिए जो नानावती जी थे उनको न्यायालय ने बचाव नहीं दिया और हत्या का दोषी माना। काय का दोषी माना? हत्या का। अब इस फिल्म को देखना आप, इस फिल्म में बताया कि भैया छूट जाते हैं, जूरी बैठती है, विरोध होता है, मीडिया कहता है भैया सही करा, और बेचारा छूट जाता है। मतलब क्या क्या बता रहे हैं, या तो बनाओ ही नहीं, या बनाते हो तो फैक्ट दिखाओ। ये इनमें बताया कि वो छूट जाता है, बरी हो जाता है भाई साहब, है ना। जूरी बैठती है, जूरी कहती है बिल्कुल सही किया, और फिर वो साक्ष्य बदल देता है, ये वो सब, और छूट जाता है। ठीक है, छूटा नहीं होता इसमें, उसको हत्या का दोषी माना, क्योंकि न्यायालय ने माना कि जो आप ऑफिस गए अपने, वहां से रिवॉल्वर लाए, आपको इतना समय मिल गया था कि आपका प्रकोपन शांत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ उनको हत्या का दोषी माना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकोपन का है ये केस आपका। ऐसे ही याद रखें एक केस था इसी टाइप का, बहुत पुराना है, पामर बनाम किंग। हालांकि ये केस नहीं आएगा, मुर्गी मुन्ना का भी केस है, ऐसे ही नाम हुआ करते थे पहले। अब कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि महिला मंगेतर जिससे उसकी शादी नहीं हुई, अब वो देख लेता है अपनी मंगेतर को किसी अन्य के साथ, और वो उसका क्या कर देता है, वो उसको क्या करता है, जिस व्यक्ति को देख लेता है उसकी हत्या कर देता है। वो कहता है कि नहीं मुझे प्रकोपन आ गया था, तीव्र प्रकोप। तो न्यायालय ने इसको प्रतिरक्षा नहीं मांगा, न्यायालय ने इसको जो है प्रकोपन का जो है कोई आधार नहीं माना, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी मंगेतर है। तो क्रोध आने की कोई वजह नहीं बनती, इसीलिए नहीं बनती कि चलो क्रोध आया तो आपके पास अभी टाइम है, आपकी थोड़ी ना शादी हुई, आप मत करो शादी, कि भाई इससे के किसी और से संबंध है, तो आप नहीं करना चाहते मत करिए, ये आपके पास एक रास्ता होता है। तो ऐसे में आपको बचाव नहीं मिलेगा कि कोई लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है, या कोई लड़की हमारी मंगेतर है और हमने किसी अन्य के साथ उसे देख लिया और हमें क्रोध आ गया, हमने सामने वाले की हत्या कर दी, तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, वो हत्या का दोषी माना जाएगा। पत्नी बात अलग होती है, बहन बात अलग होती है, मंगेतर और गर्लफ्रेंड अलग होती है, दोनों चीजों में अंतर है। तो अगर कोई मंगेतर है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है और आप देखते हो तो वो हत्या ही माना जाएगा। ठीक है, ये कौन से केस में कहा है न्यायालय ने? ये पामर का केस था 1913 का, और मुर्गी मुन्ना का केस था 1938 का। तो हालांकि ये केस नहीं आएंगे, लेकिन इनके फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि जब कोई आपकी मंगेतर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो भैया आपने देख लिया किसी से संबंध है तो आप छोड़ दो उसको, मत रखो संबंध किसी से। लेकिन आप इस आधार पर कि हमें प्रकोपन आ गया और किसी की मृत्यु कारित कर दी, वो जायज नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जायज करने लगे तो फिर तो सबको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा सभी की हत्या करने का। ठीक है, इसीलिए ये दो फैक्ट थे इसमें। अब देखिए दूसरा जो है अपवाद, पहला अपवाद हो गया, दूसरा अपवाद देखिए क्या कहता है। दूसरा अपवाद कहता है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। ठीक है, ये अतिक्रमण है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप अपनी प्राइवेट डिफेंस में काम करते हैं और उस प्रतिरक्षा के अधिकार से आगे बढ़ जाते हैं, आप जानते हैं कि प्रतिरक्षा का अधिकार आपको कितना है, उतना ही है जितना आपको जो है अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक हो। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ये तो कोई पैमाना तो है नहीं, पता है नहीं कितना बढ़ना चाहिए, और आपने उस प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस के अधिकार से बढ़कर आगे काम कर दिया, तो फिर ऐसा कृत्य जो है आपका क्या माना जाएगा? आपराधिक मानव पद माना जाएगा। जब आप प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे हो और उस डिफेंस से आगे बढ़ जाते हो,
और किसी की मृत्यु कारित कर देते। मतलब जितना राइट था, मतलब यहाँ तक राइट था और इससे आगे बढ़ गए। आपको केवल इतना राइट था कि भैया उसको मार बचा लो, मतलब अपने आप को बचा लो, लेकिन उस डिफेंस से आप आगे बढ़ जाते हो, तो वो वाला कृत्य जो है फिर हत्या ना होकर क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा। ठीक है, क्या क्या साबित करना होगा इसके लिए आपको आपको यही साबित करना होगा कि आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार में काम कर रहे थे, अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना पूर्वक अतिक्रमण करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है। तो ये दो बातें सिद्ध करना है होगा आपको कि एक तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे आप, और सद्भावना पूर्वक काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि गलती से आपने ज्यादा चोटें पहुंचा दी और वो मर गया, तो वहां फिर जो है आपको हत्या का दोषी न मान के आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का आपने अतिक्रमण किया हो, तो अतिक्रमण अगर किसी की प्रतिरक्षा का किया तो उसके मामले में लागू नहीं होता ये कि भैया आपने किसी की प्रतिरक्षा का अतिक्रमण किया, वो कर रहा था और आप कहोगे नहीं उसमें बड़ा, वो बात अलग होती है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अतिक्रमण करते हैं तो उसमें लागू नहीं होता। एक उदाहरण इसमें है, जैसे कि मान लीजिए कोई चोर है, कोई सामग्री लेके भाग रहा है, तो आपको क्या डिफेंस है कि वो आपको संपत्ति की जो है प्रतिरक्षा के अधिकार में कितना डिफेंस होता है कि जब तक वो संपत्ति आपके पास आ ना जाए तब तक रहता है। कोई चोर आपकी संपत्ति लेके भाग रहा है, आप गए पीछे करा, पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, संपत्ति भी छीन ली, अब आपका प्राइवेट डिफेंस यहीं खत्म हो गया। ठीक है, यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने लाते घूसे मारे और उसके ऐसे अंगों में जो है लग गई लाते घूसे आपके कि उसकी मृत्यु हो गई, तो ये क्या हो गया, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अतिक्रमण हो गया। तो ऐसी दशा में चूंकि आपको हत्या का दोषी तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा। तो आपका राइट क्या था, आपका रेफरेंस इतना ही था कि आप जब उसको पकड़िए और आपकी संपत्ति वापस ले लीजिए, जैसी संपत्ति वापस ली काम खत्म। लेकिन ये नेचुरली अधिकतर होता है कि आज चोर को पकड़ लेते हैं उसके बाद फिर मारते हैं, चीजें छुड़ा ली फिर वहां तक नहीं है, वहां तक आपको राइट नहीं है। आप पकड़ लो, छुड़ा लो, जेल पुलिस वालों को दे आओ, वो बात अलग है, लेकिन लोग मारते हैं। अब मारा पीटी उसने भी की, जिसने पकड़ा संपत्ति छुड़ाई, मारा पीटी की, लात घूसे, हो सकता है कि ऐसी जगह लग गए हों, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आप हत्या के दोषी ना होंगे, काय के दोषी होंगे, आपराधिक मानव वध के दोषी होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं समझेंगे, इतना ही। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार शक्ति का अतिक्रमण। लोक सेवक द्वारा, सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। ठीक है, लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण। ये क्या कहता है, अपवाद तीसरा, ये कह रहा आपराधिक मानव वध हत्या नहीं यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक को मदद करते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और ऐसा कोई कार्य करके वह विधि और ऐसे लोक सेवक के नाते कर्तव्य के सम्यक निर्वहन में के लिए आवश्यक होती हुई सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है। जी वही बात है ऊपर वाली, ये लोक सेवक के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए जो लोक सेवक के निर्णय के अनुसरण में काम कर रहा है। अगर वो अपनी शक्ति से ज्यादा बल प्रयोग कर देता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो वो हत्या ना होकर फिर आपराधिक मानव वध की श्रेणी में जाएगा। तो ये तरीके से एक तरीके से लोक सेवक कह लीजिए, या जो लोक सेवक ने जब आदेश आपको दिया और आप काम कर रहे हैं और जो शक्ति आपको थी उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो हत्या ना होकर फिर क्या होगा, आपराधिक मानव वध का अपराध होगा। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है आकस्मिक लड़ाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, आकस्मिक लड़ाई। मतलब अचानक झगड़ा, एकदम से भीड़ आई, आप लाए और एकदम से झगड़ा हो गया और उस झगड़े में किसी की जान चली गई, तो फिर वहां भी जो है हत्या न होगा क्या होता है, आपराधिक मानव वध होता है। चार लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, एकदम से पता पड़ा लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई में किसी की जान चली गई, तो वो वहां हत्या ना होकर क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा। अचानक झगड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे में जो है, अब ऐसे जो ऐसी जो आकस्मिक लड़ाई होती, इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि प्रकोपन किसने दिया था, ये तत्वहीन है इस बारे में। अचानक झगड़े में ये तय करना मुश्किल है कि कौन ने प्रकोपन दिया था, कौन ने क्या किया था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तत्वहीन है ये बात।
कि ए ने दिया था, कि बी ने दिया था, कि सी ने, कि डी ने, कौन ने दिया था, इस ये बात तत्वहीन है इस बारे में। ठीक है, अचानक लड़ाई के मामले में प्रकोपन की बात तत्वहीन हो जाती है। कौन ने दिया, किसने दिया, उससे मतलब नहीं है। अगर अचानक झगड़ा हुआ था और किसी भी पार्टी ने दिया हो और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानव वध का अपराध माना जाएगा। पांचवा देखिए क्या कहता है। हाँ, ये मैं जो अपन ने एक बात पे बार बार कह रहे थे कि सहमति, सहमति, मृत्यु की सहमति। यहाँ आज एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। ये अपन पहले जब पढ़ा था एक बार सहमति की बात आई तो उन्होंने कहा था ना मृत्यु के मामले में एज होना चाहिए 18 वर्ष। जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का है और वो अपनी मृत्यु करना स्वयं सहन कर लेता है तो ऐसी हत्या जो है आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगी। क्या की श्रेणी में आएगी, आपराधिक मानव वध। आप 18 वर्ष के हैं और आपने सहन कर लिया, आपने अपनी मंजूरी दे दी और ऐसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाती, करता है सामने वाला, तो वो हत्या का दोषी ना होते हुए आपराधिक मानव वध का दोषी। आप कहोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हत्या क्यों नहीं मान रहे? हत्या इसलिए नहीं मान रहे हैं कि देखिए हर व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा जानता है, उसके लिए अच्छा क्या, उसके लिए बुरा क्या। और ये समझदार आदमी 18 वर्ष से ऊपर का, यानी समझदार भी है, बालिग भी है, जानता है कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। जब खुद ही सहमति दे रहा है, खुद ही जोखिम उठा रहा है अपनी हत्या का, और फिर ऐसे कार्य में अगर सामने वाला व्यक्ति इसका जो है हत्या कारित कर देता है तो क्या माना जाएगा, इसे हत्या माना जाएगा, उसको आपराधिक मानव वध माना जाएगा, क्योंकि अच्छा बुरा जानता है व्यक्ति, इसीलिए इसको शामिल किया गया। तो मृत्यु के मामले में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बात ध्यान में रखना, मृत्यु के मामले में सहमति देने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। ये भी याद रखना, ये आपके इसमें दे रखा है 5 अपवाद में, है ना। तो ये भी याद रखना। और अगर सहमति है और अगर आप मृत्यु कारित करते हैं तो आपराधिक मानव वध ही होगा, हत्या नहीं होगा। क्या होगा, आपराधिक मानव वध होगा। इसमें लिखा है या जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसाकर का स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है, यहाँ कम उम्र होने के कारण या अपनी मृत्यु की सहमति देने के लिए असमर्थता, इसलिए कान ने हत्या का दुष्प्रेरण किया। क्या कह रहा है कि एक 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आप उकसाते हो कि वो हत्या कर ले, अब वो हत्या कर लेता है, चूंकि वो 18 वर्ष से कम का था इसलिए वो आप हत्या के दोषी हो। लेकिन अगर वो 18 वर्ष से ऊपर का होता, कोई 18 वर्ष से ऊपर का आदमी है, हम कहते भैया तुम गधे हो, बेकार हो, तुम्हारा जीवन नर्क है, जाके मृत, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लो। अब वो जाके आत्महत्या कर लेता है क्योंकि 18 साल से ऊपर का है। दो उदाहरण है, 18 साल से ऊपर का है तो हम आपराधिक मानव वध के दोषी हैं, अगर वो 18 साल से नीचे का है तो हम काय के दोषी हो जाएंगे, हत्या के दोषी है। तो इस दोनों उदाहरणों को ध्यान में रखना है। इसमें एज ध्यान में रखना है कि अगर 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 सहमति देने वाले की एज 18 वर्ष से कम है तब आप हत्या के दोषी होंगे, और 18 वर्ष से अधिक है तब आप आपराधिक मानव वध के दोषी होंगे। मानव वध, ये आपको याद रखना है दोनों चीजें, इन दोनों में से किसी पे उदाहरण बनेगा। ठीक है, याद रखना है, अगर 18 वर्ष से ऊपर का है तब तो आपराधिक मानव वध है, और अगर 18 से कम है तो फिर आप हत्या के दोषी होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, क्या क्या पूछ रहा है वो। एक केस है इसमें, पुन्नई फतेमा या पुनाई फातिमा भी कहते हैं कई लोग, पुन्नई फतेमा या पुनाई फातिमा के नाम से भी आता है, एक ही बात है। ठीक है, पुनाई फातिमा भी कहते हैं वर्सेस सम्राट, सम्राट ही होते थे पहले। यस, 1888। खैर ये नहीं पूछा जाएगा 1888 वगैरह, बस इतना ही पर्याप्त। पुनाई फातिमा या पुन्नई फातिमा, ठीक है। एक सपेरा था इसमें, सांप का खेल जो दिखाते हैं सपेरा, तो एक सपेरा सांप काटने की दवा बेच रहा था या दर्शकों को सर्पदंश से प्रभावित होने से मुक्त, मतलब ये कह रहा था कि भैया जो मेरी दवा लेगा अगर कभी सांप काट लेता है तो भाई ठीक हो जाएगा, विश्वास दिलाता है। विश्वास दिलाते हुए सांप से कटवाने के लिए आमंत्रित करता है लोगों को कि भैया मैं यही प्रूफ देके दिखा रहा हूँ आपको, आप कटवाएं और मैं भी हाल बचा लूंगा आपको। ठीक है, इसमें से प्रत्युत्तर में कुछ व्यक्ति स्वयं को सांप से कटवाने के लिए राजी हुए और सांप से कटवाने में उनमें से 3 की क्या हो गई, मौत हो गई। कई लोग आ गए, कई लोगों ने बात भी मान ली, इसकी यकीन भी कर लिया।
कई लोग आए उसकी बातों पे यकीन भी कर लिया, ठीक है, और उसमें से जितने लोगों को कटाया उसमें से 3 लोग मर भी गए। कितने मर गए? 3 मर गए, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ मृतक ने मृत्यु का जोखिम उठाने की सहमति दी थी, अतः अभियुक्त सपेरा को धारा 300 के 5वें अपवाद का बचाव देते हुए आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है दोषी माना गया। काय का दोषी माना गया? आपराधिक मानववध का। क्यों माना गया? क्योंकि जोखिम खुद उठा रहे हो। वो तो कह रहा है, दवाई बेच रहा है अपने भैया, प्रचार प्रसार कर रहा है कि आ जाओ मैं बचा दूंगा, और लोग आ गए। लोग भी बड़े महान होते हैं, ठीक है, वो पहुंच भी जाते हैं, वो पहुंच भी गए कटवाने, और जिसमें से 3 मर भी गए, केस हुआ, तो न्यायालय ने 300 का जो है 5वां अपवाद है उसका बचाव दिया। इन्हें बचाव क्या दिया? इनको हत्या का दोषी ना मानते हुए आपराधिक मानववध का दोषी माना, क्योंकि सहमति दी थी आपने और 18 वर्ष से ऊपर के थे आप, तो हत्या का दोषी ना मानते हुए काय का दोषी माना गया? आपराधिक मानववध का दोषी माना गया, ठीक है, आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। ऐसे ही केस था दशरथ पासवान का, जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको। दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, इसमें 10वीं की कक्षा में लगातार 3 बार फेल हो गए थे उनके पतिदेव, ठीक है। अपनी पत्नी जो 19 वर्ष की थी उनसे कहा कि भैया जीने का इच्छा नहीं बची है, अब मरना चाहते हैं। पत्नी ने कहा कि भैया हमको भी दे दो जहर, पत्नी को जहर दे दिया, खुद नहीं खा पाए या पकड़ गए, ठीक। तो ऐसे में उनको भी जो है इसका जो अपवाद है तीसरा 5वां वाला, उसके तहत काय का दोषी माना गया? आपराधिक मानववध का दोषी माना गया, क्योंकि उनकी एज जो थी 19 वर्ष थी पत्नी की सहमति देने की, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना है, इस बचाव के लिए एक चीज आवश्यक है कि जो आपने सहमति दी है वो तथ्य के भ्रम के अधीन या किसी भय के अधीन या क्षति के अधीन ना दी। कोई से आप सहमति ले लेते हो कि भाई 18 साल से ऊपर, आपने उसे डरा धमका के उसकी सहमति ले ली, भय दिखा के सहमति ले ली, और अब आप कहो कि हत्या नहीं अपराध, तो फिर हत्या ही होगा। जो सहमति ले रहे हैं आप सामने वाले की, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, अपनी इच्छा से सहमति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तथ्य के भ्रम या किसी अन्य भ्रम के अधीन या क्षति के अधीन जो उससे सहमति ले लें। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, इसमें एक उदाहरण है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी को मायके चले जाने को बाध्य किया कि भैया गरीबी के कारण, उसका वो नहीं था तो बाध्य करता था कि भैया तुम मायके रहो, तुम्हारा वो नहीं कर पा रहा है, खाना पीना मतलब जो भी है नहीं कर पा रहे, गरीबी इतनी है कि हम नहीं उठा पा रहे तुम्हारा खर्चा, तुम अपने घर चली जाओ, मायके चली जाओ। मायके चले जाने के लिए क्या किया? बाध्य किया पत्नी को, उसके कहने पर कि मायके जाने की इच्छा हो, मायके जाने से अच्छा होगा कि मुझे तुम मार डालो। पत्नी ने क्या कहा? पत्नी ने कहा भैया मैं तो नहीं जा सकती, ब्याह के आ गई इस घर में, अब मायके जाने से अच्छा है कि तुम मार डालो, मैं तो नहीं जाने वाली, गरीबी हो कुछ भी हो तुम्हारे संग ही रहना है, और अगर तुम्हें दिक्कत हो तो तुम मार डालो। और उसने क्या किया? मार डाला। तो यहाँ बचाव नहीं मिलेगा, यहाँ बचाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि जो 18 वर्ष से ऊपर की है पत्नी, उसने खुद ने कहा था कि मार डालो। यहाँ बचाव इसीलिए नहीं मिलेगा कि भय या तथ्य के भ्रम के अधीन ये चीजें आ जाती ना, डर की वजह से, भय के अधीन, या आपने उसको इस तरीके से प्रकोपित किया, इस तरीके से आपने करा उसको कि उसने जो सहमति जो थी कुल मिला के स्वतंत्र सहमति नहीं थी, उसकी जो सहमति थी वो स्वतंत्र नहीं थी, वो सहमति केवल इस वजह से थी कि आप उसको घर से निकाल रहे थे या उसके मायके भेज रहे थे, इस वजह से उसने सहमति दी। तो उसकी जो सहमति थी स्वतंत्र सहमति नहीं थी, इसीलिए काय का दोषी माना जाएगा? हत्या का दोषी माना जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सहमति भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी आपको जो है इसमें बचाव मिलेगा, अन्यथा बचाव नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा 299 300 में थोड़ा सा देख तो पॉइंट और देख लीजिए अंतर क्या है। आपराधिक मानवविधि हत्या के परिणाम से मृत्यु कारित होने की संभावना होने के बावजूद भी दुराशय से भिन्नता होने के कारण दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या अंतर होता है? आपराधिक मानववध की तुलना में हत्या के लिए गंभीर दुराशय आवश्यक है। आपराधिक मानववध और हत्या में के लिए, हत्या में जो है गंभीर दुराशय आवश्यक है, ठीक है, आशय तो दोनों में आवश्यक है, लेकिन हत्या के लिए गंभीर दुरा मतलब उसकी प्रबलता होना ज्यादा जरूरी है, तो गंभीर दुराशय जो है होना आवश्यक है।
तो इसमें अंतर लिखे हैं, देखिए अंतर तो खैर सिंपल से लिखे हैं। पहले लिखा है कोई व्यक्ति आपराधिक मानव वध तब करता है जबकि वह निम्न कारणों से मृत्यु कारित करता है। फिर लिखा है कुछ अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है जबकि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई। पहला तो आशय की बात करता है और दूसरा ज्ञान की बात करता है। मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो आपराधिक मानव वध में, दूसरा हत्या में भी यही कहता है मृत्यु कारित करने के आशय से किया हो, लेकिन प्रबलता थोड़ा इसमें ज्यादा होती है आशय की। दूसरा कहता है ऐसी सारी क्षति के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, ये आपराधिक मानव वध में कहता है कि संभावना का ज्ञान हो। हत्या में कहता है ऐसी सारी क्षति के आशय से किया गया हो जिससे अपराध करता जानता हो कि उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभावित है जिससे वह क्षति कारित, मतलब संभावना की अगर अंतर भी देखोगे ना आप दोनों में उठा के तो सेम लगते हैं, पढ़ने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन एक ही फैक्ट जरूरी है संभावना का, संप्रबलता का। हत्या में जो है प्रबलता ज्यादा होती है, चाहे वो आशय हो चाहे वो उसका ज्ञान हो, सबकी प्रबलता जो है इसमें ज्यादा होती है। और आपराधिक मानव वध में थोड़ा बहुत चांस रहता है बचने का, थोड़ा सा प्रबलता कम होती है, बस इतना सा दोनों में अंतर होता है। मूल फैक्ट देखा जाए तो इनमें जो है प्रबलता का जो है अंतर होता है, हत्या में एकदम ज्यादा होती है और आपराधिक मानव वध में जो है कम होती है प्रबलता, बस इतना सा थोड़ा सा इसमें अंतर है। और हत्या और आपराधिक मानव वध में जो है अंतर जो बताए गए थे कौन से मामले में बताए गए थे, आर बनाम गोविंदा, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, आर बनाम आर वर्सेस गोविंदा। आर बनाम गोविंदा थे, न्यायाधीश थे मेलविन। न्यायाधीश कौन थे? मेलविन। इनका नाम भी याद रखना, न्यायाधीश मेलविन थे। हत्या और आपराधिक मानव वध में सबसे पहले अंतर इसी में बताया गया, उसके बाद भी बताया गया लेकिन सबसे पहले अंतर इसी में करा गया। तो इसमें मुख्य आधार है प्रबलता का, हत्या और आपराधिक मानव वध में प्रबलता का थोड़ा सा अंतर है। हत्या जो है उसमें प्रबलता ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा होती है, जबकि आपराधिक मानव वध में संभावना थोड़ी सी कम होती है, बस इतना सा मूल अंतर तो यही है। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट दोनों में एक से होते, क्योंकि आप कहोगे एक से क्यों होते हैं, एक से इसीलिए होते कि आपराधिक मानव वध का ही गंभीर रूप है हत्या, सीधा सा बात है, कोई अलग अपराध नहीं है, बस गंभीरता का फर्क है। तो आपराधिक मानव वध का ही कह लीजिए एक रूप है हत्या, आपराधिक मानव वध ही हत्या है ना। अलग अलग बांट दिया गया है उसकी प्रबलता के आधार पर, उसकी जो है गंभीरता के आधार पर। ठीक है, हालांकि दोनों गंभीर है लेकिन एक दूसरे की से जब तुलना की जाए तो उसकी आपराधिक मानव वध की अपेक्षा जो है हत्या ज्यादा गंभीर है, बस इतना अंतर है। तो गंभीरता के आधार पर है बांटा गया है, बाकी अपराध तो दोनों एक ही, सजा का थोड़ा अंतर हो जाता है ना। जो मूल अगर आपसे अगर आपको याद रखना तो ये याद रखें कि हत्या आपराधिक मानव वध एक ही है, आपराधिक मानव वध का बढ़ा हुआ रूप है, यानी जब बढ़ा हुआ रूप है तो प्रबलता भी ज्यादा होगी, सजा भी ज्यादा होगी, है ना। तो वही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी सारे फैक्ट एक से हैं, दोनों में आप पढ़ोगे जब आप अंतर लिखोगे दोनों में एक ही। जब मेलविन का जो हत्या आपराधिक मानव वध में जो अंतर किए हैं आप कहीं भी उठा के देख लो, पढ़ोगे तो आपको सेम लगेगा, वही बात इस तरफ लिख दी वही बात उस तरफ लिख दी। तो फिर अंतर क्या हो रहा है, अंतर कुछ समझ में भी नहीं आता, जो अंतर उन्होंने किए हैं उनसे स्पष्ट भी नहीं होता ढंग से। केवल एक ही चीज है कि जो प्रबलता है वो ज्यादा जरूरी, ठीक है, प्रबलता जरूरी है हत्या और आपराधिक मानव वध में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाकी की जो है कल देखेंगे। ठीक है, बाकी के जो है कल देखेंगे 301 से लेके और तक। ठीक, आज केवल दो ही, फिर इनके आगे के जो है सेक्शन जो है कल देखेंगे, आज बस इतना ही रहना चाहिए। चलिए धन्यवाद।